वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ता है और आखिर में उस आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है, मतलब यार रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। क्या हुआ उसके साथ दोस्तों, आइए देखते हैं पूरी मूवी राइडर्स ऑफ जस्टिस। तो कहानी की शुरुआत में हम रात के समय एड्रियन नाम के एक दादाजी को देखते हैं जो कि अपनी पोती नोहा के साथ एक साइकिल की दुकान के पास जा रहे होते हैं। और दोस्तों असल में आज क्रिसमस का दिन है, जिस वजह से एड्रियन अपनी पोती को गिफ्ट के तौर पर साइकिल दिलाने के लिए लेके जा रहा होता है। जहाँ थोड़े ही टाइम के बाद एड्रियन और नोहा साइकिल की दुकान पे आ जाते हैं और वहाँ एड्रियन उस दुकानदार को ब्लू कलर की साइकिल दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि नोहा को ब्लू कलर की साइकिलें पसंद है। लेकिन उस दुकानदार के पास एक भी ब्लू कलर की साइकिल नहीं होती, जिस वजह से एड्रियन और नोहा निराश होकर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अब हमें एक सुनसान रोड पर ब्लू कलर की साइकिल रखी हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आकर उस साइकिल को चुराने की कोशिश करने लग जाते हैं और आखिर में क्या होता है कि वो गुंडे उस साइकिल को लेके चले जाते हैं अपने साथ। दोस्तों इस चोरी के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होती। अगले दिन हम मार्कस नाम के एक आर्मी ऑफिसर को देखते हैं और जब मार्कस अपने कैंप में कुछ काम कर रहा होता है तभी मार्कस को उसकी वाइफ एमा का कॉल आता है। वो अपनी पत्नी के साथ बिजी हो जाता है बातें करने में। यहाँ पर पता चलता है कि मार्कस काफी टाइम से अफगानिस्तान आर्मी के लिए काम कर रहा है और घर गए हुए भी काफी टाइम हो गया उसको। और साथ ही मार्कस की बेटी मैथिली भी अपने पापा के आने का बड़ा इंतजार कर रही होती है और इसीलिए कॉल पर एमा मार्कस से कहती है कि तुम इस वेकेशन पे घर आ रहे हो ना। तो मार्कस कहता है कि अभी हमारे कैंप में काफी काम बाकी है, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगा इस बार भी। बेचारी एमा थोड़ा हर्ट हो जाती है अंदर से, क्योंकि उसको भी मार्कस से मिले हुए काफी टाइम हो गया है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद एमा चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती, जिस कारण उसको आखिर में बस दुखी होकर कॉल काटना पड़ जाता है। अब जैसे ही मैथिली को पता चलता है तो वो भी अंदर से बहुत ज्यादा निराश हो जाती है कि पापा इस बार भी नहीं आ रहे। पर इतने में एमा मैथिली को खुश करने के लिए उसे कहती कि बेटा चलो आज हम ट्रेन से कहीं बाहर घूमने चलते हैं, थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा। मैथिली भी खुशी खुशी अपनी मॉम के साथ बाहर चलने के लिए हो जाती तैयार। लेकिन दोस्तों एमा और मैथिली को ये बात नहीं पता कि आगे चलकर उनके साथ कुछ खतरनाक होने वाला है। तभी हम यहाँ ऑफिस में ऑटो नाम के एक एम्प्लॉय को देखते हैं, जहाँ ऑफिस में ऑटो सभी सीनियर्स को अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा होता है। इसकी प्रेजेंटेशन फ्यूचर के बारे में होती है दोस्तों। वो अपने सभी सीनियर से कहता है कि फ्यूचर में होने वाली सभी चीजें हमारे प्रेजेंट से ही जुड़ी हुई हैं। असल में ऑटो ये कहना चाहता है कि हम जो कुछ प्रेजेंट में करते हैं उसी का फल हमें फ्यूचर में मिलता है। लेकिन उधर सीनियर्स को ऑटो का प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिस वजह से उस कंपनी का मालिक ऑटो को नौकरी से निकाल देता है कि क्या वाहियात आइडिया है। और फिर थोड़े ही टाइम के बाद ऑटो को ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं। वो ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा है दोस्तों। पर तभी ट्रेन में ऑटो को एक टकला आदमी दिखाई देता है जो कि दिखने में डरावना लग रहा है। तो उसे उस टकले पे थोड़ा शक होता है कि कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। इसी बीच ऑटो को ट्रेन में एक और आदमी देखता है जो अपने हाथों में बर्गर और जूस रखा होता है, लेकिन वो आदमी उसको बिना खाए हुए सीधे डस्टबिन में फेंक देता है। अब उसकी ये हरकतें ऑटो को बड़ी हैरान कर जाती हैं कि ये क्या था, जब खाना नहीं था तो लिया क्यों, क्योंकि ऐसे आज से पहले ऑटो ने कभी किसी को ऐसा खाना फेंकते हुए नहीं देखा था। साथ ही दोस्तों कुछ देर के बाद वो आदमी भी ट्रेन से उतरकर बाहर चला जाता है। और फिर जब ऑटो ट्रेन में बैठा होता है ना, इतने में एमा अपनी बेटी मैथिली के साथ उस ट्रेन में आ जाती है। मगर उस समय ट्रेन में एक भी सीट खाली नहीं होती, जिस वजह से ऑटो एमा को बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। एमा भी खुश होती कि चलो भला आदमी है। जिसके बाद वहाँ पे सभी लोग ट्रेन में खुशी खुशी अपने सफर के मजे ले रहे होते हैं। पर उसी समय रास्ते में उस ट्रेन का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में काफी सारे लोग मारे जाते हैं दोस्तों। एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले लोगों में दोस्तों एमा का नाम भी शामिल होता है। और वहाँ मैथिली अपनी मॉम की मौत पर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पापा ड्यूटी पे हैं, मॉम चली गई, अब क्या करेगी। वो कभी सोचा नहीं था उसने कि एमा इतनी जल्दी उसको छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए मैथिली एमा की लाश को पकड़कर बस रोती रहती है। और वहीं ऑटो को भी दोस्तों एमा की मौत पे बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं और जैसे मार्कस को एमा की मौत की खबर लगती है ना, बस उसके तो जैसे प्राण निकल जाते हैं। वो सारा कामकाज बीच में छोड़कर जल्दी से अपने घर जाने के लिए आ जाता है। और यहाँ हम हॉस्पिटल में मैथिली और ऑटो को देखते हैं, दोनों बहुत उदास बैठे हुए हैं। एमा के जाने के बाद तो मैथिली की पूरी जिंदगी हिल गई है दोस्तों। और मैथिली को ऐसी हालत में देखकर ऑटो को भी उस पर बड़ी दया आ रही होती है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, जिस कारण वो निराश होकर अपने घर वापस आ जाता है। अब थोड़े ही टाइम के बाद दोस्तों ऑटो अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा होता है और तभी न्यूज चैनल पर ऑटो को उसी टकले आदमी की तस्वीर दिखती है जिसका नाम है जॉन। और यहाँ पर पता चलता है कि उस दिन जॉन ट्रेन में बैठकर एक बहुत बड़े गैंग के खिलाफ गवाही देने जा रहा था, लेकिन गवाही देने से पहले ही जॉन को उस ट्रेन हादसे में मौत हो गई। और ये सारी चीजें जानने के बाद ऑटो अंदर से और भी हैरान, यानी ये ऑलरेडी एक साजिश थी। वो ये बात बहुत ही अच्छे से समझ जाता है कि जरूर वो हादसा कोई घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल थी किसी बड़े आदमी की। इसीलिए ऑटो उस गैंग के बारे में जानकारी निकालने लग जाता है और काफी देर रिसर्च करने के बाद ऑटो को आखिरकार उस गैंग का पता चल जाता है दोस्तों। उस गैंग का नाम है राइडर्स ऑफ जस्टिस। तभी हम हॉस्पिटल में मार्कस को देखते हैं। वो आखिरी बार एमा को देखने के लिए हॉस्पिटल आया होता है और हॉस्पिटल में जैसे मार्कस एमा की लाश देखता है ना, बस
टूट जाता है यार अंदर से। एक तो इतने टाइम के बाद अपनी पत्नी से मिल रहा है, वो भी ऐसी हालत में। यहाँ तक कि दोस्तों एमा की मौत के बाद अब मैथिली ने तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है, जिस वजह से मार्कस अपनी बेटी को समझा बुझाकर घर लेके आता है। अब हम पुलिस स्टेशन में ऑटो को देखते हैं और दोस्तों असल में ऑटो पुलिस स्टेशन में राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप की कंप्लेंट करने के लिए आया हुआ है। वो उन पुलिस ऑफिसर्स को उस ट्रेन हादसे के पीछे की सारी सच्चाई बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो ऑफिसर्स ऑटो की कंप्लेंट करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि ऑटो के पास उस गैंग के खिलाफ कोई तगड़ा सबूत नहीं है ना, तो पुलिस चाहकर भी उस मामले में अपनी कोई दखलंदाजी नहीं कर रही। इसीलिए ऑटो को वहां से भी निराश होकर वापस आना पड़ जाता है। पर इतना कुछ होने के बाद भी ऑटो अपनी हिम्मत नहीं हारता। वो ठान लेता है कि कैसे भी करके उस गैंग के बारे में सबूत इकट्ठा करके ही रहेगा। मगर दोस्तों इस काम के लिए ऑटो को उस आदमी का पता लगाना बहुत ही जरूरी है, जो कि एक्सीडेंट होने से पहले ही ट्रेन से नीचे उतर गया था, और उस आदमी का कहीं ना कहीं कनेक्शन उस राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप से है। दूसरी तरफ हम घर में मार्कस और मैथिली को देखते हैं, और जब से एमा उनकी जिंदगी से गई ना, तब से दोनों बस अकेले दुखी दुखी रहते हैं। यहाँ तक कि मैथिली के साथ तो एमा की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बस 24 घंटे उनको याद करती रहती है। आगे हम ऑटो को देखते हैं, जो कि अपने एक फ्रेंड लेनार्ड से मिलने आया होता है, और यहाँ पर पता चलता है कि लेनार्ड एक काफी बेहतरीन हैकर है। साथ ही लेनार्ड ने आज से पहले काफी सारे सिस्टम्स को भी हैक किया हुआ है, तो एक्सपीरियंस अच्छा खासा है उसे। ऑटो लेनार्ड से कहता है कि क्या तुम रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी को हैक करने में मदद करोगे मेरी, क्योंकि दोस्तों सीसीटीवी को हैक किए बिना ऑटो कभी भी उस अनजान आदमी का पता नहीं लगा पाएगा। जिस पर पहले तो लेनार्ड मना कर देता है कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है, जिसको देखकर ऑटो भी अब थोड़ा खुश होता है कि चलो कुछ तो हाथ लगेगा। तभी दोस्तों यहाँ कुछ दिनों के बाद एमा का फ्यूनरल मनाया जा रहा होता है, जहाँ उस फ्यूनरल में काफी सारे लोग एमा को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। वहीं पर हम मार्कस और मैथिली को भी देखते हैं, जो दोनों अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हैं। यहाँ तक कि दुख के मारे उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। थोड़े टाइम के बाद मार्कस मैथिली के साथ अपने घर आ जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी मैथिली एमा को पूरी तरह से भुला नहीं पाई है, जिस वजह से मैथिली हर समय अपनी मॉम की यादों में डूबी रहती है। साथ ही एमा की याद में खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने। अब ये देखकर तो मार्कस को भी अपनी बेटी की चिंता सताती है कि खाएगी नहीं तो फिर बीमार पड़ जाएगी। वो उसको समझाते हुए कहता है कि बेटा अपने शरीर पे ध्यान दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मार्कस के काफी समझाने के बाद भी मैथिली के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। तभी दूसरी तरफ हम घर में मार्कस को देखते हैं, और जब मार्कस अपने घर में बैठा होता है ना, उसी समय ऑटो अपने दोस्त लेनार्ड के साथ मार्कस के घर पर उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ ऑटो मार्कस को उस ट्रेन हादसे के बारे में सारी सच्चाई बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। और ऑटो फिर मार्कस को उस आदमी के बारे में भी बताता है जो एक्सीडेंट होने से पहले उतर गया था। तो मार्कस ये सुनकर हैरान कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो पहले ऑटो की बातों पर विश्वास ही नहीं होता, पर उधर ऑटो मार्कस को राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप के बारे में सबूत देता है, तब उसको यकीन हो जाता है ऑटो की बातों पे। और यहाँ पर पता चलता है कि वो ट्रेन वाला आदमी असल में राइडर्स ऑफ जस्टिस ग्रुप का मेंबर था। फिर उधर मार्कस ऑटो और लेनार्ड को जल्दी से उस ट्रेन वाले आदमी का पता लगाने के लिए कह देता है, क्योंकि मार्कस भी कैसे भी करके उस आदमी को ढूंढना चाहता है और अपनी पत्नी का मौत का बदला लेना चाहता है। इसीलिए ऑटो और लेनार्ड भी मार्कस की बातें मानकर लग जाते हैं काम पर। अगली सुबह मार्कस मैथिली के साथ जाता है डॉक्टर के पास। असल में वो खा पी नहीं रही है ना आजकल, इसलिए उसका चेकअप करवाने के लिए लाया है वो। तो चेकअप करने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं, जिसके बाद हम रात के समय मार्कस को देखते हैं। वो अपने घर में बैठकर मैथिली के आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि इतनी रात होने के बावजूद मैथिली अभी तक घर नहीं आई, कहीं गई थी वो, जिस वजह से मार्कस को बड़ी चिंता सताती है उसकी। थोड़े टाइम के बाद मार्कस को मैथिली अपने घर के बाहर खड़ी दिखाई देती है। मार्कस देखता है कि मैथिली घर के बाहर खड़ी होकर अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है, तो ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है अंदर से। वो गुस्से में मैथिली के पास जाकर काफी चिल्लाता है उस पर, जिस पर उधर मैथिली का बॉयफ्रेंड शिव मार्कस को शांत करने की बहुत कोशिश करता है। पर दोस्तों शिव की बातों से मार्कस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, और वहीं मार्कस गुस्से में शिव को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ देता है। और मैथिली अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर चुपचाप अंदर चली जाती है दुख के मारे, क्योंकि मैथिली ने अपने पापा का इस तरह कभी बर्ताव नहीं देखा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा बिहेव करेंगे, इसलिए मैथिली आखिर में दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो अपने कमरे में जब उदास बैठी होती है ना, उसी समय मार्कस मैथिली के कमरे में आ जाता है उसको मनाने के लिए। फिर उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है, क्योंकि सच में यार आज से पहले मार्कस ने कभी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। वो अपनी पत्नी की मौत की टेंशन में था, इसीलिए ऐसा हो गया। फिर वो अपनी बेटी से माफी मांगता है, लेकिन मार्कस की काफी माफी मांगने के बाद भी मैथिली का गुस्सा शांत नहीं होता, और यहाँ तक कि मैथिली गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर देती है। फिर क्या होना था, वो बात नहीं कर पाते दोनों रात भर। अगली सुबह ऑटो और लेनार्ड को देखते हैं, और वो दोनों मिलकर अपने एक बहुत पुराने दोस्त के घर पर उससे मिलने जाते हैं, जिसका नाम लीफ होता है। लीफ एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट बंदा है दोस्तों, इसे कंप्यूटर्स की बहुत ही अच्छी जानकारी भी है। और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि ऑटो और लेनार्ड भी लीफ के पास अपने केस के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। वहाँ ऑटो लीफ को उसी गुनहगार की फोटो दिखाता है जिसकी वजह से उस दिन ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। तो ऑटो उसे कहता है कि जरा पता करो कौन है ये, क्या है। पर दोस्तों यहाँ लीफ इस मामले में ऑटो की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पुलिस के झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तो ऑटो और लेनार्ड
मिलकर लीफ को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि भाई कर लेना, और इस तरह काफी मनाने के बाद वो मान जाते हैं मदद करने के लिए। फिर लीफ अपने कंप्यूटर से उस आदमी के बारे में जानकारी निकालने लगता है। काफी देर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसे उस आदमी का पता चल जाता है दोस्तों। उस आदमी का नाम पाले होता है, और साथ ही लीफ ओटो लेनार्ड को पाले के घर का एड्रेस भी दे देता है। दोनों ये पाकर बड़ा खुश होते हैं कि चलो अब मजा आएगा। दूसरी तरफ हम घर में मार्कस और मैथिली को देखते हैं, और मार्कस बार बार मैथिली से अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा होता है। तो मैथिली भी एक शर्त पर मार्कस को माफ करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो अपनी शर्त सुनाते हुए कहती है कि मैं शिव को आज रात अपने घर पर डिनर के लिए बुलाऊंगी, और आपको शिव से भी अपनी गलती के लिए माफी मांगनी होगी। तो मार्कस मान जाता है शर्त के लिए। और जब थोड़े टाइम के बाद मार्कस अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके घर पर लीफ, ओटो और लेनार्ड आ जाते हैं। वो तीनों मार्कस को पहले तो खुशखबरी देते हैं कि हमें उस गुनहगार का एड्रेस मिल चुका है। मार्कस भी बड़ा खुश होता है, और दोस्तों यहाँ तक कि मार्कस जल्दी से अपने साथियों के साथ मिलकर चला जाता है पाले के घर पर। बीच में काफी लंबा सफर होता है वैसे, और सफर पूरा करने के बाद आखिर वो लोग पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जहाँ पाले को देखकर उसे इतना गुस्सा आता है ना, क्या बोले। गुस्से में पाले को बहुत मारने लग जाता है मार्कस, और आखिर में मार्कस पाले को जान से भी मार डालता है। मतलब उसका इतना गुस्सा, ये सब कुछ देखकर ओटो तो शॉक में हो जाता है, क्योंकि ओटो ने भी आज से पहले मार्कस को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों पाले को मारते समय मार्कस के कुछ फिंगरप्रिंट्स उसके घर में लग जाते हैं, जिस वजह से लेनार्ड पाले के घर से मार्कस के सारे फिंगरप्रिंट्स को पहले मिटाने लग जाता है। और वहीं फिंगरप्रिंट्स को मिटाते समय लेनार्ड को पाले के घर में एक नंगा बंधा हुआ लड़का दिखाई देता है, जिसका नाम साइरस होता है दोस्तों। और असल में पता है, पाले ने साइरस को जबरदस्ती अपने घर में बांध के रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे लेनार्ड साइरस पे उतना ध्यान नहीं देता, और आखिर में लेनार्ड वो सभी फिंगरप्रिंट्स मिटाकर अपने घर वापस चला जाता है। जिसके बाद रात के समय मैथिली शिव को अपने घर पर बुला देती खाने पे। तो यहाँ मार्कस भी शिव से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, तो शिव भी मार्कस को खुशी खुशी माफ कर देता है दोस्तों। और जब मार्कस, मैथिली और शिव एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी शिव मार्कस से कहता है कि मैं जानता हूँ आंटी के जाने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी, अकेले हो गए, इसलिए आपको एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, आपका गुस्सा थोड़ा हद तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्कस शिव की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता दोस्तों, कि बोलने दो जो बोल रहा है। तभी हम टीवी पर राइडर्स ऑफ ग्रुप के लीडर कर्ट को देखते हैं, जो कि काफी टाइम से जेल में बंद है। लेकिन आज आखिरकार कर्ट को जेल से आजादी हो चुकी है, जिस वजह से वो बहुत ही खुश है दोस्तों। और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि पाले कोई और नहीं बल्कि कर्ट का छोटा भाई था। और जैसे ही कर्ट को अपने भाई की मौत की खबर मिलती है, तो बस वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए तड़पने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी कर्ट के बारे में सब कुछ जान चुका होता है, जहाँ मार्कस भी कर्ट से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तभी अगली सुबह मार्कस ओटो, लेनार्ड और लीफ को अपने घर पर कुछ जरूरी काम से बुलाता है। वो तीनों से कहता है कि मुझे राइडर्स ऑफ गैंग पूरी तरह खत्म करनी है, और इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और ये सब कुछ मार्कस उन निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के लिए कर रहा है जिनकी जाने गई है, क्योंकि ये राइडर्स ऑफ जस्टिस वाले ग्रुप बहुत से निर्दोष लोगों को मारते हैं। पर दोस्तों ओटो इस काम में मार्कस की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि ओटो की नजर में किसी की जान लेना बहुत ही बड़ा गुनाह है। जिसपे मार्कस फिर ओटो को काफी समझाता है, और फिर आखिर में वो मान जाता है। थोड़े टाइम के बाद मार्कस उन तीनों को अपने साथ घर लेके जा रहा होता है, और तभी उनके सामने मैथिली आ जाती है, जहाँ मैथिली ओटो को अपने डैड के साथ देखकर हैरान होती है, क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों, उस दिन ट्रेन में ओटो भी बैठा था मैथिली के साथ। वो अपने डैड से कहती है ये ओटो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मार्कस झूठ कह देता है कि ओटो एक साइकियाट्रिस्ट है और अपनी टीम के साथ यहाँ मेरा चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। तो मैथिली को भी उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्कस नहीं चाहता है कि वो अपनी बेटी को मतलब ये प्लान के बारे में बताए और वो फालतू की टेंशन करे। और मैथिली भी ओटो को एक असली साइकियाट्रिस्ट समझने लग जाती है। अब हम कर्ट को देखते हैं, जो कि साइरस को जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने भाई के बारे में पूछताछ कर रहा होता है कि बता नहीं तो मार दूंगा। तो साइरस भी उसकी धमकी सुनकर डर जाता है, और साइरस के दिमाग में सिर्फ लीफ का नाम होता है, तो वो उसका नाम बता देता है। ये सुनते ही कर्ट भी जल्दी से अपने आदमियों को कहता है कि इस लीफ का पता करो। दूसरी तरफ हम लीफ को देखते हैं, और वो मार्कस के कंप्यूटर की मदद से राइडर्स ऑफ जस्टिस गैंग की जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वो कंप्यूटर उतना हाईटेक नहीं होता दोस्तों, जिस वजह से लीफ चाहकर भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, और इसीलिए आखिर में लीफ तंग आकर मार्कस को अपने घर से कंप्यूटर के सामान लाने के लिए कह देता है। फिर मार्कस भी लीफ की बात मानकर ओटो, लेनार्ड के साथ जाता है वो सामान लेने के लिए। लेकिन जैसे वो घर के अंदर जाने वाले होते हैं, उन लोगों पे गुंडे हमला कर देते हैं दोस्तों, और वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि कर्ट के आदमी होते हैं, जिस कारण उन सभी के बीच में खतरनाक फाइट होती है। और उस लड़ाई में मार्कस एक एक करके उन सभी गुंडों की जान ले लेता है। और गुंडों को मारने के बाद मार्कस, ओटो, लेनार्ड घर वापस जाने वाले होते हैं। पर उसी समय अचानक से मार्कस की नजर साइरस के ऊपर जाती है, जो कि कार के अंदर काफी डरा सहमा बैठा होता है। साइरस को देखकर मार्कस को दया जाती है उस पर, इसीलिए वो उसको भी अपने साथ घर ले जाने का फैसला करता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों मार्कस अपने सभी साथियों के साथ घर वापस आ जाता है, और साथ ही मार्कस लीफ को भी उस हमले के बारे में सब बताता है। ये सुनकर वो भी बड़ा हैरान हो
जाता है कि ये तो गलत हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन राइडर्स ऑफ जस्टिस गैंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मार्कस अपने सभी साथियों से कहता है कि ध्यान रहो, वो कभी भी हमला कर सकते हैं। और अब रात के समय हम साइरस को देखते हैं, जो कि मार्कस के परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। उसको इनके साथ काफी सेफ फील होता है दोस्तों। कुछ टाइम के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ मार्कस को अपनी बेटी की बड़ी चिंता सता रही होती है। सोचता है अगर वो गुंडे आ गए और मैथिली को कुछ कर दिया तो क्या होगा। बस यही सोच सोचकर उसकी जान जा रही होती है। अगली सुबह लीफ को देखते हैं, जो कि मार्कस को राइडर्स ऑफ जस्टिस के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। असल में दोस्तों कर्ट के गैंग के सभी लोग बड़े खतरनाक हैं, इसीलिए ओटो, लेनार्ड और लीफ मार्कस से कहते हैं कि एक काम करो, हमें बंदूक चलाना सिखा दो, तो फिर हमें अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं करना पड़ेगा। मार्कस भी उनको लड़ाई की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अगले दिन ही उन सभी लोगों की ट्रेनिंग होती है शुरू, और ट्रेनिंग में मार्कस उन सभी को गुंडों से कैसे लड़ना है, क्या क्या टैक्टिक्स यूज करनी है, सब सिखाता है। और इसी बीच हम कर्ट को भी देखते हैं दोस्तों। कर्ट को मार्कस के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, जिस वजह से कर्ट अपने आदमियों के साथ मिलकर मार्कस को मारने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ हम लीफ को देखते हैं। वो तो अपने कंप्यूटर की मदद से कर्ट पे नजर रख रहा होता है, और ऐसे करते करते उसको एक खबर मिलती है कि आज रात कर्ट बिना सिक्योरिटी के अकेले कहीं जाने वाला है। तो ये खबर लीफ तुरंत मार्कस को बता देता है, जिस वजह से मार्कस भी आज रात कर्ट पे हमला करने का प्लान करता है, क्योंकि दोस्तों कर्ट को मारने का इससे बढ़िया मौका तो दोबारा नहीं मिलेगा। थोड़े टाइम के बाद मार्कस, ओटो, लीफ और लेनार्ड अपनी कार में बैठकर कर्ट को मारने के लिए जाने लग जाते हैं। पर वहीं ओटो को ये सब करना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ओटो किसी की जान नहीं लेना चाहता दोस्तों। इसलिए इस काम में वो मना कर देता है कि भाई मुझसे नहीं होगा। अब ये देखकर मार्कस को उस पर बड़ा गुस्सा आता है कि हर बार का ड्रामा और का इसका। साथ ही गुस्से में मार्कस ओटो की नाक पे मुक्का भी मार देता है। यहाँ तक कि दोस्तों मार्कस ओटो को बीच रास्ते में छोड़कर चला जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है वो। और यहाँ काफी देर सफर करने के बाद मार्कस, लीफ और लेनार्ड आखिरकार उस जगह पे पहुंच जाते हैं। और तभी मार्कस को उस जगह पे कर्ट जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये क्या, उस समय तो कर्ट के साथ उसके सारे गुंडे होते हैं, जिस वजह से चाहकर भी मार्कस कर्ट पे हमला नहीं कर पाता। और कर्ट तो बड़े आराम से मार्कस की आंखों के सामने से चला जाता है। लेकिन कर्ट के जाते मार्कस की नजर एकदम से कर्ट के कुछ आदमियों के ऊपर जाती है, जहाँ उन गुंडों को देखते मार्कस का अंदर से गुस्सा फूट जाता है। और फिर होना क्या था, मार्कस, लेनार्ड और लीफ एक साथ मिलकर उन सभी गुंडों पे फायरिंग कर जाते हैं। इस फायरिंग में काफी गुंडों की मौत भी होती है। और जब गुंडों को मारने के बाद मार्कस, लीफ और लेनार्ड अपने घर वापस आ रहे होते हैं, तभी मार्कस कार में देखता है कि लीफ तो अंदर से बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है। और वो इसीलिए उदास बैठा हुआ है दोस्तों, क्योंकि आज लीफ ने पहली बार किसी आदमी की जान ली थी, इसलिए उसको थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है। जिस पर मार्कस भी लीफ को समझाते हुए कहता है कि देखो, तुमने किसी अच्छे आदमी को नहीं मारा, गलत आदमी को मारा है, गलत काम करने वाले को मारा। इस तरह काफी समझाने के बाद तब जाकर लीफ को शांति मिलती है। और साथ ही साथ रास्ते में जाते समय मार्कस अपने साथ ओटो को भी कार में बिठा लेता है। फिर दूसरी तरफ हम कर्ट के गैंग को देखते हैं, और कर्ट के गैंग वालों को सोशल मीडिया की मदद से मार्कस की बेटी मैथिली के बारे में पता चल जाता है। और मैथिली के बारे में जानकर वो गुंडे होते हैं बड़े खुश कि चलो अब पूरी कड़ी हाथ में आ जाएगी, क्योंकि मैथिली के जरिए वो जल्दी से मार्कस तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ मार्कस अपने सभी साथियों के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, और तभी अचानक से मैथिली की नजर ओटो की नाक पर लगी चोट पे जाती है। कहती है, वो आपकी नाक पे चोट कैसी लगी? और तब मैथिली को पता चलता है कि मार्कस ने ओटो की नाक फोड़ी है। तो वो अपने पिता पे बड़ा गुस्सा करती है और उठकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। तो अपने कमरे में बेचारी उदास बैठी होती है दोस्तों कि ये लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं पापा। और तभी ओटो मैथिली के पास आकर उसको समझाता है कि तुम्हारे पापा की इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझ के नहीं मारा मुझे। पर इसके बावजूद मैथिली अपने पापा की गलती के लिए ओटो से खुद माफी मांगती है। अब हम लेनार्ड को देखते हैं, जो कि साइरस के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, जहां साइरस लेनार्ड को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं एक बहुत ही गरीब घर से आया हूं, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया था घर से। लेकिन दोस्तों इतना कुछ होने के बाद भी साइरस हिम्मत नहीं हारता, और ऐसे एक दिन साइरस की मुलाकात पाले से होती है। ये पहले की बात हो रही है, ठीक है। और पाले साइरस को अपनी बातों में बहला फुसलाकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है। इस तरह उसने कई बार साइरस का फायदा उठाने की कोशिश की, मगर साइरस चाहकर भी खुद को पाले के चंगुल से बचा नहीं पा रहा था। ये सीन हुआ था। और वहीं बातों बातों में साइरस के जरिए लेनार्ड को यह भी पता चलता है कि जिस दिन उस ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन पाले किसी और ट्रेन में साइरस के साथ बैठा था। इसका मतलब उस दिन ट्रेन में ओटो ने जिसको देखा था वो असल में पाले का हम शक्ल है दोस्तों, यानी कि पाले का उस ट्रेन एक्सीडेंट से कोई लेना देना था ही नहीं। यहाँ पे क्लियर होती है ये बात। जहाँ ये सब जानने के बाद लेनार्ड अंदर से बहुत हैरान होता है, और जैसे ये बात मार्कस को पता चलती है तो मार्कस को भी बड़ा दुख होता है अंदर से, क्योंकि दोस्तों मार्कस ने अपने शक के आधार पर बेकसूर इंसान को मार दिया था। इसलिए वो दुखी होकर बहुत ज्यादा रोता भी है। फिर ये लोग सभी मार्कस को संभालते हैं। दूसरी तरफ हम मैथिली को देखते हैं, और जब मैथिली अपने पापा की सारी सच्चाई पता करती है ना, तो उसे अपने पापा से नफरत हो जाती कि ये इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके पापा एक निर्दोष आदमी की जान लेंगे।
इसलिए वो अपने पापा से बात ही बंद कर देती है। थोड़े टाइम के बाद हम मार्कस को देखते हैं जो कि कमरे में काफी ज्यादा उदास बैठा होता है और उसी समय ऑटो मार्कस से आकर कहता है, उदास मत रहो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने पाले की जान मेरे कहने पे ली थी। मेरा ये शक गलत था, इस सब का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस तरह ऑटो को अपनी गलती का पछतावा हो रहा होता है, लेकिन वो लोग अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और भले ही अनजाने में ही सही, मार्कस ने गलती से कर्ट के साथ दुश्मनी तो मोड़ ले ली है, जिस कारण से मार्कस को अब अपने परिवार और दोस्तों की बड़ी चिंता होती है। तभी हम रात के समय कर्ट और उसके आदमियों को देखते हैं और वो दोस्तों मैथिली के बॉयफ्रेंड शिव को किडनैप कर लेता है। फिर उससे पूछता है वो मैथिली के बारे में, तो शिव भी डर के मारे कर्ट को मैथिली के घर का एड्रेस दे देता है और एड्रेस पता करते वो शिव को जान से मार डालते हैं। इतने हरामी। फिर हम मार्कस, मैथिली और मार्कस के दोस्तों को देखते हैं और जब वो सभी लोग घर पर आराम से बैठे होते हैं तभी अचानक से कर्ट अपने आदमियों के साथ उसके घर पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ मार्कस भी बहादुरी के साथ उसके आदमियों का सामना करता है दोस्तों। लेकिन अब इस लड़ाई में होता यह है कि मार्कस की हालत बहुत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि कर्ट मार्कस की बेटी को भी जान से मारने जा रहा होता है। पर उसी समय वहाँ पे ऑटो, लेनार्ड, लीफ और साइरस आ जाते हैं, जहां वो लोग गन से कर्ट के आदमियों पे फायरिंग करने लगते हैं और इसी फायरिंग में कर्ट के सभी आदमी जान से मारे जाते हैं। अब अपने आदमियों को मरता हुआ देखकर कर्ट तो पूरी तरह बेबस पड़ जाता है। वहीं आखिर में मार्कस कर्ट को भी जान से मार डालता है। इस तरह उसे मारने के बाद ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। फिर वहाँ मार्कस अपनी बेटी को सेफ देखकर बहुत खुश होता है। जल्दी से भागकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं वो। लेकिन दोस्तों इस लड़ाई में मार्कस की हालत बहुत ही नाजुक हो जाती है, जिस कारण सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ उसका इलाज होता है, तब जाकर वो पूरी तरह ठीक होता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद होता है क्रिसमस, जहाँ क्रिसमस पे मार्कस अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर बहुत एंजॉय कर रहा होता है। मार्कस के लिए उसके परिवार और दोस्तों से बढ़कर कुछ नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ हम नोहा को भी देखते हैं और इस बार क्रिसमस में नोहा की विश भी पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि नोहा को उसके मनपसंद साइकिल मिल जाती है, जिसे पाकर बहुत खुश होती है लड़की। यहीं पे कहानी खत्म होती है। बाकी आप बताइए कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।